तो बच्चों हमारा सेक्शन बी पार्ट बी स्टार्ट होता है बिजनेस स्टडीज का विद द चैप्टर कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, कोई ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंस होगा तभी आप उसको मैनेज कर पाएंगे, बट जिनके पास पैसे ही नहीं है क्या उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। सो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे क्या, कब कहां से कितना पैसा लिया जाए, शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू, बिकॉज अकाउंटेंसी में ये चीजें पढ़ चुके हैं आप, तो इसलिए पढ़ना बहुत आसान है इसको। और कितने टाइम के लिए लिया जाए और कहां पे इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न सबसे ज्यादा हो। इन्वेस्ट करें इन द सेंस कि अपने बिजनेस में हम लैंड परचेज करें, मशीन परचेज करें कि रॉ मटेरियल परचेज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस नया है, पता नहीं आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको कितने दिन तक चला पाएंगे, तो यू शुड टेक दैट लोकेशन ऑन हायर, किराए पे ले लीजिए। इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के जितने भी स्टोर होंगे, पिज्जा हट के, डोमिनोज के जितने भी स्टोर्स होंगे, मेजॉरिटी आर ऑन रेंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, मेजॉरिटी आर ऑन रेंट। वो खरीदते नहीं है। क्यों नहीं खरीदते? मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टोर जिसका किराया 25 लाख रुपए महीना है, अगर वो खरीदने पे आ जाए तो प्रॉपर्टी है 5 करोड़ रुपए की। कितने की? 5 करोड़। तो अब उनके पास दो चॉइसेस है कि 5 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीद लें, 5 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीद लें, या 25 लाख रुपए लगा के किराए पे उस प्रॉपर्टी पे बिजनेस करें। 5 करोड़ में 25 लाख गया, 4 करोड़ 75 लाख बचा है, 20 प्रॉपर्टीज किराए पे ले सकते हैं ऐसी, और 20 जगह अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीद ली तो अब यहां पे प्रॉफिट आने में इतना टाइम लग जाएगा, आप कुछ बोल नहीं सकते इसको। 5 करोड़ रुपए लगा है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स का है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो व्हाट इज बेटर कि स्टार्टिंग में हम रिसोर्सेज को हायर करें या ओन कर लें? सिंपल एज दैट। देन अगर हम पैसे ले भी रहे हैं तो शेयर्स के फॉर्म में लें कि डिबेंचर्स के फॉर्म में लें, ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या होगा? अगर कंपनी के प्रॉफिट्स का कोई पता ठिकाना नहीं है, दे विल बी और दे वोंट बी, तो यू शुड गो एंड इशू शेयर्स, बिकॉज शेयर्स पे कोई कंपल्जन नहीं है हाउ मच रिटर्न यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव। आप ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, और नहीं भी दे सकते हैं तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट डिबेंचर्स में इट इज अ कंपल्जन कि अगर आपने पैसा बोरो कर लिया, इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो ये सारी बातें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। सो अपनी अपनी क्लास बुक कॉपी में सब लोग इसको लिख लें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस की एक छोटी सी यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे आप। मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। दो चीजों के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म चीजों के लिए जो आपको पैसे चाहिए, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स, और शॉर्ट टर्म चीजों के लिए जो आपको पैसे चाहिए चिल्ड्रन, दैट इज फॉर वर्किंग कैपिटल। क्या होता है ये वर्किंग कैपिटल? इट इज मनी रिक्वायर्ड टू मीट अप द डे टू डे requirements of the business। बिजनेस की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आपको पैसे चाहिए, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। खोपड़े में बात गई। मनी रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल्स कुड बी चिल्ड्रन, फैक्ट्री है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस का पेमेंट हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा, काफी चीजें हो सकती हैं। तो इन चीजों के लिए जो आपको पैसे चाहिए, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वर्किंग कैपिटल। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस लिए चाहिए सर हमको? लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ acquiring land and building, plant and machinery, furniture, etc. So people understood what is long-term finance and what is short-term finance? पक्का? लॉन्ग टर्म फाइनेंस की एक टेक्निक होती है
और इन टेक्निक्स को बोलते हैं टेक्निक्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की टेक्निक आपको जाननी है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की टेक्निक जाननी है तो इन टेक्निक्स को हम बोलते हैं क्या चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की टेक्निक को नाम दिया गया है कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म टेक्निक को नाम दिया गया है वर्किंग कैपिटल। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, सर शॉर्ट टर्म फाइनेंस को भी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं और उसकी एस्टिमेशन प्रोसेस को भी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, प्रोसेस में चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निक को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो इफ आई से कि भाई मेरे को एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, मेरे को एक प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगाना है, तो कितने पैसे की जरूरत है, तो जो प्रोसेस होगा जिससे पता लगेगा हाउ मच मनी व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, उसको आप फाइनेंस की भाषा में क्या बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग। रोजमर्रा के जीवन में फैक्ट्री चलाने के लिए क्या खर्चा होगा, रॉ मटेरियल वगैरह, एम्प्लॉय की सैलरी, बिजली का खर्चा एंड ऑल दैट, इट इज नोन एज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। तो जब भी आप वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो आप अपने पॉकेट मनी की बात कर रहे हैं, और जब भी आपके पापा मम्मी कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो वो शादी ब्याह, बच्चे की पढ़ाई, सेटलमेंट ऑफ बिजनेस एंड ऑल दैट, इसकी बात करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसको झटपट लिख लें लोग। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि हम एक ऐसी स्टडी करें जहां पे फंड्स का एक्विजिशन किस सोर्स से हो, और ये जो फंड हमने लिया है इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो, ताकि हमारे बिजनेस का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो जाए। तो भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, आप तो एक ही जवाब देंगे मेरे को, बट आई हैव मल्टीपल आंसर्स हियर चिल्ड्रन। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इट गोज लाइक दिस। भाई बिजनेसमैन चाहता है कि, या कंपनी कोई भी होगी चाहेगी कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की वजह से वो अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे पाए, एंड सो कॉल्ड वो अपने अदर ऑब्लिगेशंस जैसे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, इन सबको भी टाइम पे मीटअप कर पाए। तो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हमारे पास हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आ जाए तो हम उसे बिजनेस में लगा के अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे, उस प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड देंगे और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देंगे। सो दिस कुड बी द ऑब्जेक्टिव। फंड्स आएंगे कहां से, दो जगह से। शेयर्स के नाम पे पैसा लिया, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसे इक्विटी बोला जाता है, और अगर लोन वगैरह बोरो किया तो इट इज डेट। अब अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं, एक बहुत बढ़िया चीज अभी आपको बताऊंगा आज, बहुत भयंकर। कौन सी कंपनी अच्छी होती है बच्चों, जहां पे सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा हो, या जहां पे मैक्सिमम पैसा डिबेंचर होल्डर्स का हो? मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ डिबेंचर होल्डर का हो। अगर शेयर होल्डर का पैसा नहीं है तो सेबी अप्रूवल ही नहीं देगा डिबेंचर इशू करने के लिए। व्हाट इट, तो आई कैन से लाइक दिस, ओनली शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड, ऐसा हो सकता है। बोथ हैव इन्वेस्टेड, ऐसा भी हो सकता है। मेजॉरिटी पैसा डिबेंचर होल्डर का लगा है, शेयर होल्डर का 1 करोड़ लगा है, इनका 50,000 करोड़ लगा है। तो क्या आप बता सकते हैं मेरे को फ्लूक, तुक्के से, कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी होती है, वेयर देयर आर ओनली शेयर होल्डर्स, और वेयर देयर आर बोथ, और वेयर देयर आर मेजॉरिटी डिबेंचर होल्डर्स? मैक्सिमम पैसा लोन का हो, दोनों हो, यस? नहीं, इन्वेस्टर नहीं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताइए। शेयर होल्डर्स का पैसा ज्यादा होगा तो कंपनी अच्छी होगी, यही बोलना चाहते हैं ना? चलिए अभी थोड़ी विचारधारा बदलते हैं सबकी, अभी रीप्रोग्राम करते हैं सबकी बुद्धि को। इफेक्टिव एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन, कहने का मतलब आप लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें या अपने डे टू डे खर्चे के लिए इसे यूज करें। कुछ ऐसा, आफ्टर क्लास 12 यू वांट टू स्टडी आउटसाइड योर नेटिव प्लेस, तो आपने सोचा कि भाई शहर से बाहर जाके पढ़ेंगे।
अब आपके पापा ने सोचा कि भाई अगर रेंट पे प्रेमाइसेस लिए जाएं तो 1 महीने का खर्चा फूड लॉजिंग वगैरह सब मिला के कितना होगा? 25,000 रुपए। और कम से कम आप 5 साल या चलिए ग्रेजुएशन तक की अभी बात करते हैं, 3 साल तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 1 साल का लगभग हो गया 3 लाख रुपए बच्चों, और 3 साल का 9 लाख। रेंट बढ़ेगा भी, कल को लैंडलॉर्ड बढ़ाएगा भी। तो आपके लगभग कितने पैसे खर्च होंगे एक बच्चे की पढ़ाई पे, हॉस्टल पे? 10 लाख रुपीज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और उस पर्टिकुलर जगह पे 25 लाख रुपए का रियल एस्टेट थोड़ी दूरी पे मिल भी रहा है, और वहां से आने में आपको कॉलेज तक टाइम लगेगा, बट पापा कह रहे उसके लिए 2 व्हीलर ले देंगे या 4 व्हीलर ले देंगे। तो आपके पापा को रेंट पे हॉस्टल में रूम लेना चाहिए या 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए? रेंट पे। अच्छा चलिए थोड़ा सा ज्ञान और देते हैं। ये 25 लाख की प्रॉपर्टी आज खरीदी पापा ने, आप 3 साल इस प्रॉपर्टी में रहे, और उसके बाद आपने जब ये प्रॉपर्टी खाली की, इसका प्राइस हो गया 32 लाख रुपीस। कितना हो गया? 32। और पापा अगर इसको बेच दे तो 7 लाख रुपए कमा लेंगे, और 3 साल आपका रहना तो पूरी तरह से वहां पे फ्री था। मान लीजिए कि हॉस्टल में तो खाना ही मिल जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी में कुक वगैरह अलग से रखना पड़ेगा, और सब्जी भाजी तरकारी अलग से डालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए 7 लाख रुपए कुक वगैरह की सैलरी और भाजी तरकारी में लग गया। तो कहने का मतलब पापा ने 25 लाख लगाए और पापा को 32 लाख मिल गए। तो 7 लाख पापा का प्रॉफिट, और यही 7 लाख पापा ने आपके ऊपर 3 साल में कुक की सैलरी और इन सब पे खर्च कर दिया। तो नेट इफेक्ट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ पे तो 10 लाख जेब से चला जाता ना। तो अब आपको ज्ञान मिल गया है। तो आपका ये मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? रेंट पे ले ले प्रॉपर्टी या खरीद ले? खरीद ले, क्योंकि खरीदने के बाद बच्चा रहेगा, और जब उसे 3 साल बाद बेचेंगे वो उतना प्रॉफिट देके चला जाएगा जितना 3 साल में आपने उस पर खर्च कर लिया। तो योर नेट प्रॉफिट लॉस इज 0, ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोल सकते हैं आप। कोई फायदा नुकसान नहीं है आपका, बट यहाँ पे 10 लाख जेब से चले जाते हैं। अब मान लीजिए घर में लेटस से 4 बच्चे हैं, जॉइंट या जॉइंट फैमिली है। अभी एक बच्चा गया, अगले साल एक और जाएगा, फिर एक और जाएगा, फिर एक और जाएगा, तब क्या करना चाहिए? तब भी यही करना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो भाई फायदा होगा कि नहीं होगा? तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा परिवार है और यहाँ पे 12 से 15 बच्चे हैं, तो सबसे पहले दादाजी को यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग देना है हमको। दादाजी एक बड़ी जमीन खरीद लो, उस पर टेंट लगवाओ जरा, बैंक्वेट हॉल। 15 बच्चों की शादी में अगर 10-10 लाख रुपए बैंक्वेट हॉल वालों ने लिया तो 1.5 करोड़ तो इसी में लग जाएगा, और अगर जमीन अपनी होगी तो ये पैसा बच जाएगा। नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? अंडरस्टूड? तो बहुत पहले की बात है बच्चों, 2001 व्हेन आई टर्न्ड 21। तो हमारे घर में 12-13 लोग थे जिनका पापा ने सोचा कि एक LIC का इंश्योरेंस प्लान लिया जाए। एजेंट से पूछा तो उसने प्रीमियम बताया, कमीशन वगैरह कैलकुलेट की गई। तो मैंने IRDA का एग्जाम दे दिया, लाइसेंशिएट का। बड़ा आसान एग्जाम होता है, कोई भी दे सकता है, और बन गए इंश्योरेंस एजेंट। बन गए इंश्योरेंस एजेंट। LIC का रूल है मिनिमम आपको 12 पॉलिसी करनी पड़ेगी, तो हमने अपने ही परिवार की 12 पॉलिसी कर दी। तो पहले साल का प्रीमियम मिल गया हमको पूरा का पूरा। अगले साल पॉलिसी नहीं भी करेंगे किसी बाहरी की तो ठीक है, कमीशन नहीं मिलेगी, सॉरी कह रहा हूँ प्रीमियम मिल गया, कमीशन मिल गई पूरी की पूरी, जो हमको इंश्योरेंस एजेंट ना देता। तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? इसको बोलते हैं जीवन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गॉट इट? इस चैप्टर में काफी चीजें आपको अच्छी बुरी बताई जाएंगी। तो कंपनीज को पैसा कहां पे लगाना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल में? तो अगर आप हॉस्टल का रूम लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वर्किंग कैपिटल। और फ्लैट खरीद के देते पापा आपको तो फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं 11th-12th क्लास में, तो पापा की कार, अपनी तो खरीदने की औकात नहीं है, पापा की कार से स्कूल जाते हैं। किस लिए? शो ऑफ करने के लिए। किस लिए? शो ऑफ करने के लिए। तो क्या वो कार से जाएंगे तो उनको ज्ञान ज्यादा मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उनके मन में एक डर होगा, स्कूल के बाहर कार खड़ी, कोई पंचर ना कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो यहां पे क्या ये हरकत ठीक थी? नो। तो आपको जाना किससे चाहिए? टेम्पो से जाना चाहिए, ताकि किसी को आपकी वेल्थ पे शक ना हो, कोई आपको किडनैप करके पापा से रैंसम ना मांग ले। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो पुराने जमाने में वो ब्रह्मचर्य आश्रम चला करता था, वहां पे बच्चों को भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए।
राजा का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा और सिपाही का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। तो देयर वुड बी नो मैच, नो मिसमैच, नो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बेसिकली, एंड एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड ओनली टू गेट गुड एजुकेशन, ओनली टू गेट गुड एजुकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और आजकल की दुनिया तो मरी जा रही है, फोन खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, कार खरीद ली। अरे आपने थोड़ा खरीदी है, आपके पिताजी ने खरीदी है, बट लोगों को फ्लॉन्ट करने का शौक होता है। समझ में आया? और बाद में पता लगता है जब उम्र बीत जाती है, गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीवन का पढ़ लिए हम। समझ में आई बात? सवाल का आंसर आ जाए उसका स्टेटस लगा दीजिए, दैट इज बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो बिजनेसमैन को ये देखना है कि हमें इक्विटी से पैसा रेज करना है या डेट से, हम उसे लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाएं या वर्किंग कैपिटल। तो मैकडॉनल्ड किचनवेयर खरीदता है क्योंकि वो अगर किराए पे ले और घटिया सामान मिल गया तो काम रुक जाएगा, बट बिल्डिंग जहां पे उनका आउटलेट लोकेटेड होता है वो उसे खरीदते नहीं है, दे टेक इट ऑन हायर। पीवीआर, आइनॉक्स सिनेमाज, ये भी हर जगह अपना ऑडिटोरियम खरीदते नहीं है, दे टेक इट ऑन हायर। बड़ी बड़ी कार कंपनीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या कोई भी हो, ये जमीन खरीदते नहीं है शोरूम बनाने के लिए, दे टेक इट ऑन रेंट। हाँ, जब इनको लगता है कि भाई 25 साल से एक ही जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, अब लग रहा है कि चलो भाई लैंड परचेज कर लिया जाए, बट तब तक लैंड का प्राइस बहुत बढ़ चुका होता है। उनका कैलकुलेशन यही है कि भाई आज हमें इस पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत है, किराए पे ले लेते हैं, बाई चांस खरीद दिया, कल को बिजनेस नहीं चला तो पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो मेजॉरिटी मल्टीनेशनल्स और कॉर्पोरेट चिल्ड्रन डू देयर बिजनेस बाय टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑन हायर, दे डू नॉट बाय। ब्रिटिशर्स बोला करते थे इंडियंस की मेंटालिटी के ऊपर, फूल्स बिल्ड द हाउसेस एंड वाइज पीपल लिव इन इट। समझ आई बात? जो लोग अपना घर बनाते हैं, हमने 3 करोड़ रुपए का घर बनवाया, नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बहुत समझाया कि अपना घर बनवाने से कोई फायदा नहीं। आफ्टर वी हैड फैमिली डिविजन एंड ऑल, वी यूज्ड टू स्टे एट अ रेंटेड प्लेस। अपना घर बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, रेंट पे ही रहते हैं, बहुत पैसा बचेगा। मम्मी का क्या डायलॉग, हाय राम, कल को मेरे लड़के के लिए रिश्ता कहां से आएगा? तो इंडियन मेंटालिटी यही है, अगर अपना घर नहीं होगा तो समझ लो 90% लड़कों की तो शादी ही नहीं होगी। समझ में आ गया? कोई पिता अपनी लड़की को उस घर में नहीं, अरे अपना घर ही नहीं है, अपनी छत ही नहीं है, नहीं तो क्या छत के ऊपर क्या आर्टिफिशियल लगा हुआ है, 3D इमेज है छत की, कहने का मतलब ओनरशिप नहीं है। तो इसलिए इंडिया में लोग घर खरीदते हैं। फॉरेन कंट्रीज में कल्चर है ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में कल्चर बहुत कम है, बहुत कम। जिनके पास डेफिनेटली बहुत वेल्थ है वो घर खरीदते हैं, और वो अपना थोड़ा खरीदते हैं, कॉर्पोरेट मनी है पूरा का पूरा, कॉर्पोरेट मनी है। मुकेश अंबानी भी जिस घर में रह रहे हैं अपना थोड़ा है, उनकी कंपनी के पैसे से बना हुआ है, तो इज अ जीनियस पर्सन। नहीं तो पागल थोड़ा अपना पर्सनल पैसा वहां पे लगाएगा। तो आपका घर भी बच्चों अगर 3 करोड़ रुपए का है, और अगर आप इस घर को किराए पे किसी को दे दें, आई डोंट थिंक सो 1 लाख रुपए महीने से ऊपर आपको इसका किराया मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इस 3 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर दें ठीक ठाक SWP म्यूचुअल फंड प्लान में, और 11-12% का रिटर्न भी अगर मिल जाए ना बच्चों, 30 लाख रुपए साल की कमाई होगी। 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से किराया कितना जाएगा? 12 लाख। उसके बाद भी कितना बचेगा? 18 लाख। और ये 3 करोड़ तो पूरा सेफ है ही है लगभग। तो अपने घर में रहना फायदेमंद है या किराए के घर में? किराए घर। बट सर भाभी कैसे आएंगी सर, भैया की शादी कैसे होगी सर? तो इसी मेंटालिटी में बेचारा हिंदुस्तानी मरा जा रहा है, और घर में रियल एस्टेट में खूब पैसा लगाता है। नहीं तो आप कभी अपने घर की कॉस्ट कैलकुलेट करिए, जितना पैसा आप उसको सजाने संवारने में लगाते हैं सिर्फ मोहल्ले वालों को जलाने के लिए, लेजर कट प्लेट लगा दी बाहर, बढ़िया गोल्ड प्लेटेड नेम प्लेट, दादाजी का, पापा का और आपका नाम है, बढ़िया लाइट्स लगा दी, हु इज गोइंग टू सी? गली के कुत्ते और बिल्ली देखते हैं और कोई नहीं देखता। जो गाड़ी चला रहा है वो सीधा देख रहा है, आपके घर की तरफ नहीं देखेगा। या 1-2 बार देखे, बड़ा बढ़िया घर है। समझ में आई बात? नहीं आई बात? अभी लास्ट ईयर मेरी एक दीदी है, लखनऊ में रहती हैं, उन्होंने घर बनवाया चिल्ड्रन, लैंड प्राइस छोड़कर, कंस्ट्रक्शन छोड़कर, इंटीरियर्स पे दे हैव इन्वेस्टेड 2.5 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा। दे हैव एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, और जिस पर्सन को हायर किया था वो होटल्स का ही काम करता है बस दिल्ली मुंबई में। 2.5 करोड़ रुपए। कितना? 2.5 करोड़। उनके घर में पेंट ही नहीं हुआ, दीवार पे भी वॉलपेपर है, छत पे भी वॉलपेपर है। 4 महीने पहले मैं रिविजिट किया उनके घर को, तो उन्होंने LED कंसील्ड लाइट्स लगवाई थी। मैंने कहा दीदी व्हाट हैपेंड दिस?
वो खराब हो गई, मैंने तो बदलवाइए। अब जिस इंटीरियर वाले को बोला था, कह रहा है बंदा बॉम्बे में है, वो आएगा तो बदलवा देंगे। समझ में आया? तो घर को घर की तरह रखना चाहिए, होटल की तरह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2.5 करोड़ इंटीरियर पे खर्च किया है, तो आपको 20,000 25,000 महीने का आदमी एक रखना पड़ेगा परमानेंटली, टू हैव केयर टेकिंग फॉर दैट। तो हिंदुस्तानी आदमी 2.5 करोड़ इंटीरियर पे तो खर्च कर लेता है, बट उसके दिमाग का जो इंटीरियर है वो सही तरीके से एक्सटीरियर हो ही नहीं पाया। समझ में आई बात? खैर 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 खैर, लोग घर खरीदते हैं, खरीदना भी चाहिए, नहीं तो सर गृह प्रवेश की पार्टी कब होगी? समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? एक अमेरिकन आदमी चला है इंडिया, कह रहा है ये इतना लोग क्यों लाइन वाइन बना के जा रहे हैं, बगल में लाइट वाइट ऐसा क्या है? कह रहे इसको यहाँ शादी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कितना पैसा खर्च होता है शादी में? लगभग 1 करोड़ है। एक पार्टी का, दूसरी पार्टी का भी 1 करोड़, कुल कितना खर्च हुआ? 2 करोड़। यूएस में पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाता है इतने में। और 2 करोड़ के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल कल को वापस भी करना पड़ सकता है, अगर पार्टनर रिटायर हो गया तो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, वो दूसरा पसंद आ गया। सही बात है कि नहीं भाई? गॉट इट क्लियर? तो भाई टोटल लॉसी अफेयर है, जुआ और सट्टा है ये भी एक। इंडियन वेडिंग्स आर इक्विवेलेंट टू जुआ और सट्टा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? जॉइंट फैमिली है तो चलिए ठीक है, बहू ने ऊंची आवाज दी तो सासू माँ ने समझा दिया, लड़का ऊंचा बोला तो पिताजी को तो चप्पल मारने की उसको आदत है, वैसे सुधर जाएगा। और जहां लड़का और बीवी रह रहे हैं कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं बाहर, तो भैया 99% चांस है डाइवोर्स का। तो जीवन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इन्हीं सब चीजों पे टिका रहता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो बिजनेसमैन को कभी भी बच्चों एसेट्स ओन नहीं करने चाहिए, अगर ऑल्टरनेटिव हायर का मिल रहा है तो। जब आपको लग रहा है नहीं लॉन्ग टर्म आप इसे यूज करेंगे, देन यू शुड ओन देम, देन यू शुड ओन देम। तो आई एम नॉट सेइंग कि इन्फोसिस के इंडिया में सारे ऑफिसेस किराए पे ही हैं, कुछ उनके हेड एंड जोनल ऑफिसेस खरीदे हुए भी हैं, बट मेजॉरिटी प्लेसेस दे आर ऑन हायर बेसिकली। समझ गए बच्चों व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पक्का? तो कुछ बच्चे अपने पापा से कहते हैं हमें 15 लाख की हार्ले डेविडसन लेके दीजिए, हमें स्कूल और ट्यूशन क्लास अटेंड करने जाना है। पापा कहेंगे बेटा 15 लाख रुपए को अगर मैं 6% के हिसाब से बैंक में एफडी करा दूं ना, तो साल भर का कितना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट बताइए जरा। 15 लाख का 6% कितना होता है? अरे बड़ा आसान है भाई, 10% 15 लाख का 1.5 लाख, तो 6% कितना होगा? 90,000। और तुम्हें मैक्सिमम कितने दिन ट्रैवल करना है? 200 डेज। हाउ मेनी? 200 डेज। तो एक दिन का कितना हो गया? 450 रुपए। बढ़िया, 450 रखो। ई रिक्शे वाले को बुलाओ, ओला वाले को बुलाओ, उबर वाले को बुलाओ, रैपिडो वाले को बुलाओ, जहां जाना है जाओ। पूरा का पूरा 15 लाख रुपए इंटैक्ट सेव है कि नहीं है? बट यहाँ पे क्या है, दीदी को दिखानी भी तो है हार्ले डेविडसन। अरे वो दीदी जो क्लास में साथ में पढ़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? शर्मा आंटी का लड़का खरीदा है तो गुप्ता आंटी का लड़का कैसे वंचित रहे? या अब गुप्ता आंटी की ईगो फंस गई शर्मा आंटी के साथ? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में आ गया? हमारे बच्चों ने हार्ले डेविडसन खरीदी है, 2 पहिया है, नंबर भी उसका 2 पहिए वाला ही आ रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बड़ा जिद कर रहा था, यही लड़का है जिसकी बीवी जिद करेगी तो तुम दोनों बुढ़े बुढ़ियों घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अपने बच्चों की जिद पूरी मत करिए। समझ में आया? नहीं तो एक दिन जिद करेंगे पापा ये बीवी आप साथ रहना नहीं चाहती, आप घर छोड़ के जाइए। वही बात बान वाला हाल होगा अमिताभ बच्चन का। लॉजिक क्लियर और नॉट? लॉजिक क्लियर और नॉट? तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से समझिए। तो डू यू नीड अ व्हीकल चिल्ड्रन? नो। अच्छा फिर पापा बोले वो एक्टिवा ही ले दीजिए हमको। बेटा एक्टिवा भी नहीं लेके देंगे, क्योंकि अगर तुम तेज चलाओगे और भिड़ गए, अस्पताल में जमा हो गए, मतलब एडमिट हो गए, लाखों वहां खर्चा। तो तुम एक काम करो, तुम साइकिल से जाओ। किससे जाओ? साइकिल से जाओ। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट संडे चिल्ड्रन, 2 places द फैमिली वांटेड टू विजिट। 2 places, समझ में आ गया? तो मैंने कहा एक जगह 50 रुपए पार्किंग फीस दे दी है, दूसरे फिर जाएंगे वहां फिर पार्किंग लगेगी, फ्यूल भी लगेगा, अगल बगल लगभग 100 मीटर्स का डिस्टेंस था। तो मैंने अपनी कार वहां से निकाली नहीं, वहीं पार्क कर दी, ई रिक्शे वाले को पकड़ा और 20 रुपए उसको दे दिया। गॉट इट क्लियर? फिर वहां गए, थोड़ा खाए पिए,
अब थोड़ा चल लें, नहीं तो सरकमफ्रेंस बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? पिज्जा मैक पफ से बर्गर बन जाएंगे, मैक महाराजा बर्गर, तो वापस आ गए। तो दूसरी जगह भी पार्किंग 50 की थी, तो अल्टीमेटली कितना बचा? 30 रुपए बच गए। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसमें 10 रुपए भिखारी को दे दिया, उसने आशीर्वाद भी फोकट का दे दिया, खोपड़े में बात गई, फ्यूल भी बच गया कम से कम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट यहाँ तो लोग इज्जत की तौहीन समझते हैं। हर लड़का और लड़की हिंदुस्तान में अपने पैरों को अनारकली के पैर समझ लेता है। ये पैर सड़क पे मत रखना, गोबर का फ्रेग्रेंस आ जाएगा इसके अंदर, गाड़ी के अंदर ही रखना। भाई चल लो, थोड़ा सा चल लो। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, पक्का? कंफर्म? चलिए, तो बच्चों समझ गए व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अंडरस्टैंडिंग? रौनक जी समझ में आ गया? मैंने तो काफी रौनक लगाई थी पढ़ाने में। चलिए चलते हैं आगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? कि भाई शेयर होल्डर को बढ़िया डिविडेंड दे दिया जाए, ताकि वो कूद के दूसरी कंपनी का शेयर ना खरीद ले। और ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे, तो जिनके पास आपकी कंपनी का शेयर नहीं है, दे वुड ऑल्सो बी अट्रैक्टेड टू बाय योर कंपनीज शेयर। तो आपके शेयर की डिमांड उन लोगों की नजरों में बढ़ेगी। जब वो शेयर खरीदने जाएंगे, तो जो ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रहे हैं, दे वुड चार्ज हाई प्राइस। तो 10 का शेयर आपने खरीदा था, बाजार में समय 75 का हो गया है। एमआरएफ टायर कंपनी का नाम सुना है? चल रहा, कोई गैस कर सकता है उनका एक शेयर कितने का है? कितने का है? लाख रुपए से ऊपर का शेयर है। किसी जमाने में तो 10 रुपए का रहा होगा जब आया होगा, 40-50 साल पहले मान लीजिए। सर उस समय दादाजी नो आप फाइनेंशियल लिटरेसी जानते नहीं थे, आपके स्टूडेंट होते, मेरे दादाजी भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। बट अब तो आप जान गए हैं, अब कम से कम बचा लीजिए। खैर, अंडरस्टूड? चलिए, लिख चुके हैं ऑलरेडी, नो नीड टू राइट इट अगेन। तो शेयर होल्डर्स को 2 बेनिफिट मिलते हैं बच्चों। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, क्या खरीदा सर हमने? आपने 3 BHK का एक फ्लैट खरीद लिया, लेट अस से एट अ प्राइस ऑफ ₹1 करोड़। जब तक आप इसको पोजेस कर रहे हैं, रह नहीं रहे, लेट आउट किया हुआ है, ये 30,000 रुपीज पर मंथ आपको देके जा रहा है। 1 साल का कितना हो गया? लगभग 3.6 लाख। मान लीजिए आपने 10 इयर्स इस फ्लैट को अपने पास रखा, और हर साल 3.5 लाख के हिसाब से लगभग 40 लाख 36 लाख रुपए कमा लिए रेंट के। और 10 साल के बाद ये जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी चिल्ड्रन, ये कितने की हो गई? 3.5 करोड़ की। आप इसको बेचेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया चिल्ड्रन। इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। व्हाट? कैपिटल मतलब योर इन्वेस्टेड मनी गोज अप, और ये एक तरह की रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम। वैसे ही किसी ने अगर 1982 में चिल्ड्रन मान लीजिए एमआरएफ कंपनी का शेयर लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 115 रुपए का, और आज मान लीजिए 1,04,000 रुपए का है, मान लीजिए 1,04,000 फॉर एग्जाम्पल। तो आप जब इस शेयर को आज बेचने जाएंगे, कितने हजारों टाइम्स का आपको प्रॉफिट होगा। प्लस द टाइम यू वर होल्डिंग दिस शेयर, एवरी ईयर यू वर गेटिंग सम प्रॉफिट शेयर ऑफ दिस कंपनी, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिविडेंड। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं? तो डिविडेंड का भी फायदा होगा, और जब बेचेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? अब आप कहेंगे सर इतना भयंकर जंप, बिल्कुल है, इतना भयंकर जंप। आप आज खरीद लीजिए एक्साइड बैटरी का शेयर, होगा लगभग 250, 300, 245, 270 के आसपास, और 40 साल बाद वो भी होगा 70-80 हजार, 1 लाख 2 लाख का, क्योंकि आने वाला टाइम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो भाई टायर जैसी कंपनी, टायर तो हर चीज में चाहिए, टायर हर चीज में चाहिए। और एमआरएफ ऐसा नहीं सिर्फ अपना टायर बनाता है, कितनी फॉरेन कंपनीज का लाइसेंस लेता है वो, गॉट इट क्लियर? और फॉरेन कंपनीज के लिए भी इंडिया में वो टायर प्रोड्यूस करता है। अब मान लीजिए मैबैक काइस्लर जैसी गाड़ी है 5 करोड़ की, जो इंडिया में 3 पीस बिकती है हर साल, कितनी? 3 पीस, और 4 टायर लगता है। अब वो कंपनी का टायर कोई फ्रांस या जर्मनी से तो इंडिया आएगा नहीं, तो हमने एमआरएफ वालों का ठेका दे दिया, भाई ऐसे 100 टायर हर साल हमारे लिए बना दीजिए इस नाम पे। तो एमआरएफ वाले हमारे लिए भी 100 बना रहे हैं कम से कम। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? तो आपको ये जज करना है। कभी भी आप कपड़े धोने वाली कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, आपको कभी नुकसान होगा ही नहीं। अभी मच्छर मक्खी का सीजन ज्यादा है, तो गोदरेज का रोल ऑन बहुत बिकता है, और ये सीजन चालू होता है जुलाई के आसपास, तो आप जून में शेयर खरीदिए गुड नाइट और गोदरेज का। अक्टूबर नवंबर तक लोगों को मच्छर काटते रहते हैं, जब तक दिवाली नहीं आ जाती।
तब तक लोग रोल ऑन खरीदते रहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं। लोग देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इनकी डिविडेंड पे करने की औकात भी ज्यादा होगी। शेयर प्राइसेस मार्केट में बढ़ते हैं तो आप खरीदिए जून जुलाई में इस कंपनी का शेयर, नवंबर में बेच दीजिए, नवंबर में बेच दीजिए। समझ में आया? सितंबर में एशियन पेंट्स और नेरोलैक का शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि बरसात के बाद लोग अपने घर में व्हाइट वॉश वगैरह कराते हैं, और ये कहानी चलती है अगले साल जून तक लगभग। जुलाई में फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो व्हाइट वॉश का काम कम हो जाता है। तो इस साल सितंबर में एशियन पेंट्स का शेयर खरीदिए, अगले साल जून जुलाई तक बेच दीजिएगा उसको, बढ़िया पैसा कमा लेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? चलिए, तो शेयर होल्डर्स को डुअल बेनिफिट क्या मिलेगा समझ गए? कैपिटल एप्रिसिएशन जब शेयर का दाम बढ़ता है, एंड रेगुलर इनकम नोन एज व्हाट? डिविडेंड। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई सफिशिएंट फंड्स रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, पैसे की सेफ्टी हो, कंपनी भागे ना। तो सेफ्टी की तो कोई चिंता नहीं है, सेफ्टी के लिए वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सेबी। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के पास सिर्फ डिबेंचर के थ्रू पैसा आए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कैपिटल के थ्रू आए या दोनों के थ्रू आए, व्हाट इज बेटर? इसके ऊपर मेरे पास एक कॉम्पोजिशन है। चलो ये कॉम्पोजिशन मैं आपको दिखाता हूं। वैसे हम पार्ट बी जब अकाउंटेंसी का स्टार्ट करेंगे जस्ट इन अ कपल ऑफ डेज, ये चीज आपको फिर देखने को मिलेगी, बट बात उठी है तो समझ में आनी चाहिए। जस्ट शेयरिंग अ स्क्रीन विद एवरीबॉडी। चलिए, जस्ट शेयरिंग द न्यू स्क्रीन। बच्चों कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? द एग्जाम्पल इज X Limited, Y Limited and Z Limited. How many companies are there, children? 3 companies are there. तीनों में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 30 lakhs. X लिमिटेड में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट शेयर्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में है, 20 लाख के शेयर्स और 10 लाख के डिबेंचर्स। Y लिमिटेड में पूरा का पूरा पैसा शेयर्स के फॉर्म में है, और Z लिमिटेड में पूरा का पूरा पैसा शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के फॉर्म में है। आपके नजरिए में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? X, Y की Z? Z कैसे? मतलब इसका लॉजिक क्या है? कुछ भी बकवास कर दें बस। हाँ बोले जयसवाल जी। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक्स लिमिटेड बेटर। अच्छा क्यों बेटर है, क्या जवाब है इसके ऊपर? लाइक मेरे को तो वाई सबसे अच्छा लग रहा है, सिर्फ शेयर होल्डर्स है, सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलेगा, कोई दूसरा शेयर करने लायक है ही नहीं। तो वाई लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिन माँ बाप की एक संतान है, एक्स लिमिटेड और जेड लिमिटेड में 2-2 संतानें हैं। तो कहां पे बच्चा बहुत अच्छी तरीके से परवरिश लेगा? when he is the only child or when they have siblings? only child, only child है सर, पूरी जायदाद इसी की है सर। देखने में तो यही लग रहा होगा आपको कि भाई वाई लिमिटेड सबसे अच्छी कंपनी है। चलिए, स्ट्रॉन्ग रीजंस टू बिलीव वाई लिमिटेड अच्छी है, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर एक्स अच्छी है, और कुछ कह रहे हैं जेड। जो लोग एक्स को अच्छा बोल रहे हैं क्या उनके पास कोई लॉजिक है बोलने का? क्यों वो एक्स को अच्छा बोल रहे हैं? आंसर? सिर्फ चीज समझ में नहीं आता। पिज्जा के ऊपर चीज समझ में तो आता है, बट ज्यादा पिज्जा होना चाहिए या चीज कम, या चीज ज्यादा पिज्जा कम, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिनको लग रहा है वाई इज बेटर, वो लॉजिक यही है, सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इनके साथ प्रॉफिट की हिस्साबाजी करने वाला कोई नहीं है। तो चलिए बात समझ में आ गई मेरे को। बट जो लोग कह रहे हैं एक्स बेटर है, वो किस बेसिस पे ऐसी बात बोल रहे हैं? आंसर? अच्छा सबसे कम शेयर होल्डर्स कहां पे है चिल्ड्रन? तो शेयर होल्डर्स कम है तो शेयर होल्डर्स का बेनिफिट भी कम ही होगा। तो सबसे बेकार कौन सी कंपनी लग रही है? सबसे बेकार कौन सी कंपनी लग रही है? आंसर? जेड। जेड। चलिए साबित करते हैं कि एक्स वाई जेड में अच्छा कौन है और बेकार कौन है। आंसर तो आपके सामने आ गया है, दैट जेड लिमिटेड बेस्ट कंपनी है। सर ऐसा कैसे? चलिए, रीजंस टू बिलीव आर देयर चिल्ड्रन। एक्स कंपनी में डिबेंचर्स थे, वाई कंपनी इज अ डेट फ्री कंपनी। वाई कंपनी के सिर पे इंटरेस्ट पे करने का 0 बोझ है,
इंटरेस्ट पे करने का जीरो बोझ है। एक्स को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव डिबेंचर्स, और जेड को भी देना पड़ेगा। एक्स कंपनी में डिबेंचर्स कितने के हैं बच्चों? 10 लाख। और यहां पे कितने के हैं? 20 लाख का 8% कितना होगा? 1.6। और यहां पे कितना होगा? 80। किस कंपनी के पास जीरो बोझ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का? वाई। तो मतलब सारा पैसा किसके मुंह में जाएगा? शेयर होल्डर। तो अच्छी बात है। और किस कंपनी के ऊपर बोझ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का? तो ज्यादातर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जेड को। तो सबसे कम खुश शेयर होल्डर्स कहां के होंगे? जेड की। यही आप बोलना चाह रहे हैं ना? चलिए देखते हैं कहानी किसके साथ है। 40 लाख की सेल है चिल्ड्रन, सब में 15 लाख की परचेज और 1 लाख का डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल? पढ़िए इतनी अकाउंटेंसी 11th में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबका 60 है। नेट प्रॉफिट, अभी इंटरेस्ट नहीं पे किया, टैक्स नहीं पे किया, कितना आ रहा है चिल्ड्रन? अभी तक तीनों कंपनीज में कोई अच्छा बुरा नजर आया? सर हम साथ साथ हैं। तो टोटल कंपनीज में पैसे कितने लगे हुए चिल्ड्रन? 30 लाख। और कमाई कितनी है? तो इनका प्रॉफिट इनकी इन्वेस्टमेंट पे कितना नजर आ रहा है बच्चों? 78%। करेक्ट। अब इंटरेस्ट किसको किसको देना पड़ेगा? एक्स लिमिटेड इंटरेस्ट देगा, वाई पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और जेड पे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसने दिया? जेड लिमिटेड। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका गिरेगा? जेड का गिरेगा। सबसे कम प्रॉफिट किसके पास है बच्चों? जेड के पास। तो सबसे ज्यादा दुखी शेयर होल्डर्स किसके होंगे? नहीं, बट जेड अच्छी कंपनी है। सर अब आप ये ठाकुरों वाली बात कर रहे हैं तो हम क्या बोले, बट लग तो रहा है जेड एकदम दलिद्र कंपनी है। यस और नो? अभी साबित करेंगे। 30% टैक्स कॉर्पोरेट्स पे है। तो यहाँ पे 22,60,000 का 30% कितना आया? 678। हेयर इट इज 7,02,000। और सरकार के लिए भी सबसे बेकार कंपनी कौन सी साबित हो रही है? जेड, क्योंकि टैक्स भी सबसे कम मिल रहा है। अब इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद बच्चों सबसे कम प्रॉफिट अभी भी कितना है? जेड के पास। तो जेड सबसे बेकार कंपनी है। थोड़ी सी अकल लगाइए, थोड़ी सी अकल लगाइए। परिवार में लड़का एक था, बहनें उसकी 4 थी। सर ये चारों की चारों आने वाली भाभी को बहुत सताएंगी, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट अपने भाई को इन्होंने बड़े संस्कार देकर पाला होगा माता के साथ। नहीं समझे बात को? बट किसी परिवार में सिर्फ एक लड़का है, उसकी परवरिश टोटल दलिद्र की तरह हुई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? डोंट टेक इट अदरवाइज। लॉजिक समझ में आया? एक लड़का है और एक लड़की है, भाई बहन है, और बहन छोटी है। लड़का डोमिनेटिंग बन गया है, जीजा जी को भी एकदम जानवर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो सबसे अच्छा परिवार कौन सा होता है? जहां पे लड़का छोटा हो और बहनें उसकी बड़ी हो। ठोक पीट के बजा के सही कर देंगे उसको कम से कम। ओके। अब यहाँ पे 15,26,000 रुपए का जो प्रॉफिट है बच्चों, वो 10 लाख रुपए के शेयर होल्डर्स को मिला। 1638 का प्रॉफिट 30 लाख के शेयर होल्डर्स को मिला, और 1582 का प्रॉफिट 20 लाख के शेयर होल्डर्स को मिला। तो यहाँ पे 20 लाख रुपए के शेयर होल्डर्स को 1582 का प्रॉफिट मिलता है बच्चों। व्हाट इज द रिटर्न? 79.1। 30 लाख के शेयर होल्डर्स में इतना प्रॉफिट बटा, व्हाट इज द रिटर्न? 54.6। और 10 लाख के शेयर होल्डर्स को पूरा प्रॉफिट मिला, व्हाट इज द रिटर्न? 152। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा शेयर्स में, तो आप एक्स लिमिटेड का शेयर लोगे कि वाई का शेयर लोगे कि जेड का लोगे? जेड का, क्योंकि जेड के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है। तो आप किस मोहल्ले में लैंड परचेज करें? जहां ऑलरेडी बहुत भीड़ है, या जो मोहल्ला खाली है? खाली है। लैंड प्राइस भी सस्ता होगा, थोड़ा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बढ़िया मेंटेन होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का। इसी को आप बिजनेस स्टडीज में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। मैं इस एग्जांपल को इस चैप्टर में फिर से एक बार टेकअप करूंगा, और यही चीज आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं। चलिए, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो स्टार्टिंग में देखने में लग रहा था कौन सी कंपनी अच्छी है? वाई, बट साबित कौन सी हुई? जेड। तो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट या साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे डेट का प्रपोर्शन इक्विटी से हमेशा ज्यादा हो। सिर्फ इक्विटी होगी तो महादलिद्र कंपनी है।
समझ में आया? डेट कम होगा तो भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है, डेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जहां पे कैपिटल और डेट के कंपैरिजन में डेट ज्यादा है और कैपिटल कम है, वहां पे यू स्टैंड टू गेन एज सच। समझ गए बच्चों कहानी? चलिए आज की सेवाएं यहीं समाप्त होती है।